हाय दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है कि 2024 खत्म होने वाला है एंड 2 दिनों में 2025 शुरू होने वाला है। इस 2025 की शुरुआत में क्या आप लोगों के पास कोई पर्पस है कि वेल्थ क्रिएशन में हम लोगों को क्या मॉडिफाई करना चाहिए या वेल्थ क्रिएशन करने के लिए हम लोगों को किस तरीके का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए? क्या इस तरीके का कोई गाइडेंस है या फिर आप कुछ कर रहे हैं? कई लोगों को तो इसके बारे में पता ही नहीं होगा एंड कई लोगों का जो जो पोर्टफोलियो है जिस तरीके से 2020 में चल रहा था उसी तरीके से 2025 में भी चलेगा। देखिए, पोर्टफोलियो बनाना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन टाइम टू टाइम पोर्टफोलियो में स्टॉक्स में चेंजेस करते रहने चाहिए। कई सारी ऐसी कंपनी होती है जो हम लोगों को वीक परफॉर्मेंस देती है, टाइम आने पर उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, अच्छी कंपनी के साथ उसको रिप्लेस कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट गाइडेंस देने वाला हूँ कि 2025 की शुरुआत में हम लोगों के पोर्टफोलियो में किस तरीके के सेक्टर को ध्यान देना चाहिए ताकि आने वाले, क्योंकि आपने न्यूज़ भी देखा होगा, नेगेटिव न्यूज़ आ रही है कि 2025 में हो सकता है हम लोगों की मार्केट में ग्रोथ ना मिले, ट्रंप के आने के बाद इंडियन मार्केट में उतना बूस्ट देखने को ना मिले, इन्वेस्टर जो है वो इंडियन अमेरिकन मार्केट में भी जा सकते हैं। बहुत तरह के आपको न्यूज़ देखने को मिल रहा है एंड आगे भी देखने को मिलेगा। मैंने आपको एक चीज़ क्लियरली बताई है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो कब ग्रो करेगा, जब आपकी कंपनी के अर्निंग्स की ग्रोथ आएगी। अगर अर्निंग्स की ग्रोथ आएगी तो आपके पोर्टफोलियो को ग्रोथ करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने जो कंपनी या फिर सेक्टर के बारे में बात करने वाला हूँ वो आपको एक हेल्प करेगा कि क्या आपने इस तरीके के सेक्टर के कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है या फिर नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों का पोर्टफोलियो, मैंने बार बार रिपीट किया है कि हमारा पोर्टफोलियो जो है फुल्ली डाइवर्सिफाई होना चाहिए, किसी भी एक सेक्टर में पूरा पैसा नहीं लगा होना चाहिए। हम लोगों के पास जो एग्स होते हैं ना, एग्स की अगर मैं बात करूं, अंडे की अगर मैं बात करूं, तो एक बास्केट में नहीं होना चाहिए। अगर एक बास्केट में होगा और बास्केट अगर गिरेगा तो सारे के सारे अंडे टूट जाएंगे। तो हम लोगों के पास एग्स तो होने चाहिए लेकिन बास्केट भी डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। तो सिंपल एज दैट कि अगर आपका एक बास्केट गिरेगा तो बाकी बास्केट बच जाएंगे। तो मतलब अगर एक कंपनी परफॉर्मेंस नहीं देगी तो बाकी कंपनी आपका परफॉर्मेंस देंगी, क्योंकि मार्केट में ऐसा ही है। आपके पोर्टफोलियो में आपने देखा भी होगा, अच्छी अच्छी कंपनी भी परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, लेकिन जिसके ऊपर आपको भरोसा नहीं था वो बहुत ऊपर जा चुकी है। तो ऐसा ही होता है, मार्केट ऑलवेज सरप्राइज करता है एंड फ्यूचर में भी सरप्राइज करेगा। अभी एक बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है ईटीएफ। अभी लोग कह रहे हैं कि हमें ईटीएफ में पैसा लगाना है, कौन से ईटीएफ में हम पैसा लगाएं, किस में नहीं लगाएं। तो देखिए, ये एक अलग ही टॉपिक है, एक लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि ईटीएफ में पैसा लगाने से पहले आप लोगों को बेटर रहेगा कि जिसका एयूएम जो है वो बड़ा साइज होना चाहिए और INAV जो है उसको वेरीफाई कर लेना इन्वेस्टमेंट करने से पहले। जैसे कि मैंने आपके सामने एक SBI का ETF ओपन किया हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका ये वाला जो प्राइस होता है ना, इसको म्यूचुअल फंड के नेव से कंपेयर करना होता है कि कहीं आप प्रीमियम पे तो बाय नहीं कर रहे हैं। तो इसकी एक लंबी स्टोरी है। तो ETF में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक अच्छी बात यह क्या है कि अगर आप ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ओवरऑल आपका पैसा एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अभी आजकल मार्केट में ट्रेंड बना हुआ है, फॉर अ सेफ साइड जो रिटेल इन्वेस्टर है वो लोग ETF को बहुत प्रेफर कर रहे हैं और मुझे भी ठीक लगता है कि ठीक है ETF में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन इसको जरूर देख लेना कहीं आप प्रीमियम तो नहीं पे कर रहे हो। क्या पता आप 20 रुपये ज़्यादा पे कर रहे हो ETF में अगर बाय कर रहे हो, तो ये चीज़ जरूर देख लेना। INV के साथ इसको कंपेयर कर लेना। बाकी आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये रियल टाइम पे आपको देखने को मिलेगा, कौन से करेक्ट प्राइस आपको देखने को मिल रहा है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो AUM है, ऐसा नहीं कि नए ETF में आप पैसा लगा दो, आपने किसी ETF को बाय कर लिया, बाद में उसको बेचने जाओ तो बिकेगा नहीं, क्योंकि वो नया फंड है, उसमें कोई ज़्यादा बायर्स और सेलर है नहीं उस ETF के, तो आपका बिकेगा नहीं। ये भी नहीं होना चाहिए। तो ETF में बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है और इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाऊँगा जिसमें आपको और भी हेल्प मिल जाएगा। ओवरऑल ये ऐसा बुरा नहीं है, बट ठीक है, अभी मार्केट में ट्रेंड है तो मैंने इसको यहाँ पे कवर कर लिया। देखिए, मैं ETF को सपोर्ट करता हूँ बट मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, मैं एक डायरेक्ट इन्वेस्टर हूँ। मैं शेयर्स को बाय करना पसंद करता हूँ। और ये काफ़ी पहले से शेयर्स, आज से 100 साल पहले भी शेयर्स बिक रहे थे और आज भी बिक रहे, फ्यूचर में भी बिकेंगे। खरीदने वाला खरीदेगा, बेचने वाला बेचेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो शेयर्स का एक अलग ही गेम है मार्केट में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब हम लोग पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे कि हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड हमारी कंपनीज होना चाहिए जो हमारे लॉसेस को कम करती है। ये एक फंडा होता है, वॉलेटिलिटी को मैनेज करती है। बहुत ज़्यादा उसमें वॉलेटिलिटी नहीं होता है। एक सेक्टर का रखोगे तो वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी, नीचे जाएगा तो पूरे नीचे चले जाएंगे, ऊपर जाएगा तो पूरे ऊपर चले जाएंगे। तो डेफिनेटली हमारे पास
जो है डाइवर्सिफाई होना चाहिए। एंड यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। अगर आप मान लीजिए 5 लाख का बजट है तो एटलीस्ट 5 शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। 10 लाख का बजट है, एक सिंपल कैलकुलेशन मैं बोल रहा हूँ, अगर आप 10 लाख का बजट लेते हो तो 10 शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। मिनिमम 1 लाख की इन्वेस्टमेंट अगर होती है तो एक वैल्यू दिखने को मिलता है कि हाँ शेयर्स में कुछ पैसा लगा है। इस तरीके से होता है। बाकी माइक्रो कैप का एक अलग स्टेटस होता है, माइक्रो कैप और स्मॉल कैप, उसमें इस तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। ये मैं थोड़ी बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ जिनके मार्केट में गुडविल बना हुआ है, मैनेजमेंट के बारे में दुनिया जानती है, जिसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। मार्केट में नेगेटिव बहुत प्रॉब्लमेटिक टाइम में भी कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया है, ऐसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं आपको सेक्टर वाइज बात करूँ तो देखिए आज के टाइम पे सबसे हॉट टॉपिक क्या है, मतलब देखा जाए तो एआई को लेके सबसे ज़्यादा बातें होती हैं कि एआई आ रहा है, रोबोटिक्स है, सारी चीज़ें ऑटोमेशन पे चली जाएंगी, इसी तरीके की बातें चलती रहती हैं ना। एआई से रिलेटेड ही हम लोग न्यूज़ डेली बेसिस सुनते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में ये एंटर कर चुका है, इंडस्ट्रियल में भी एंटर कर चुका है, देखा जाए तो कार में भी एंटर कर चुका है, और भी लैंग्वेज में भी है ही ऑलरेडी, मार्केट में भी है, और रोबोट्स में भी एआई देखने को मिल रहा है। तो इसमें बहुत सारी कंपनी है, लेकिन अभी आज के टाइम पे जो कंपनी मुझे जो एल्गोरिदम को फॉलो कर रही है, जो एआई के एल्गोरिदम को फॉलो कर रही है, मार्केट में इसने बहुत अच्छा काम करके दिखा रही है, इसका नाम है एफएल इंडिया। ये एक एड प्रोवाइडर कंपनी है, एडवर्टाइजमेंट वाली कंपनी है। रिसेंटली इनका एक यूएस में डिस्कशन चल रहा है जहाँ पे कंपनी को होप है कि गवर्नमेंट जो है वो अलाउ कर देगी ऐसी ऐसी कंपनी को भी, बिकॉज ये जो गूगल है, मेटा है, ये ऐड में बहुत पैसा कमाती हैं, आपको पता होगा। तो ये लोग मतलब यूएस में एक मतलब जो बातें हो रही हैं, जो वहाँ पे डिस्कशन चल रहा है, वो ये बोल रहे हैं कि सिर्फ ये कंपनी क्यों, अदर कंपनीज क्यों नहीं एंटर कर रही हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। तो मैनेजमेंट कह रही है कि अगर हो जाता है ये सारा सक्सेसफुल तो ये एक बहुत बड़ी कंपनी भी बन सकती है, और ये एआई को यूज़ करती है अपने ऐड में, और बहुत सक्सेसफुल इसका रेशो है। एक बहुत लंबे टाइम तक इसने कंसोलिडेशन दिखाया। आपको याद होगा इसके नंबर्स में कभी भी डिसअपॉइंटिंग नहीं था, मैंने आपको बार बार नंबर बताए थे कि नंबर बहुत अच्छे हैं, आज नहीं तो कल ये ब्रेकआउट देगा ही देगा, अगर आपने मेरी बात वीडियोस देखी होंगी तो। और आप देख सकते हो कि पेशेंस को किस तरीके से रिवॉर्ड में इसने बदल दिया है। तो बहुत एक सॉलिड कंपनी बन के उभर के सामने आई है। 25,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है इसका, 72 के पी पे कंपनी ट्रेड कर रही है। और देखिए 5 साल में देखोगे तो ओवरऑल बहुत अच्छे रिटर्न है, 476% का रिटर्न अगर कोई कंपनी दे रही है तो इट्स अ ह्यूज रिटर्न और गुड रिटर्न इसको बोला जाएगा। और लॉन्ग टर्म देखोगे तो 2019 में आई है, तब से लेके अभी तक 900% से ज़्यादा इसने रिटर्न बना के दे दिया है। तो अभी ये कंपनी पीक पे है, बट ये कंपनी में ये नहीं कह रहा जाके आज ही जाके बाय कर लो, बट हाँ ऐसी कंपनी आपके अगर पोर्टफोलियो में होती है, इस तरीके की कंपनी को अगर आप स्टडी करते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड ही मिलेगा, ना कि लॉस। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूंगा हमारे वायर एंड केबल इंडस्ट्री से, क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट बढ़ता ही जा रहा है। अब वायर एंड केबल के रिन्यूएबल सेक्टर में भी यूज़ जो है वो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। नॉर्मल आपके इंडस्ट्रियल पावर केबल में तो यूज़ होता ही है, और नेट के लिए भी यूज़ होता है, कनेक्टिविटी के लिए भी केबल यूज़ होता है, लेकिन अभी रिन्यूएबल में भी ये मार्केट बहुत तेज़ी से इसका ग्रो कर रहा है। उसमें रिसेंटली इस कंपनी ने रिन्यूएबल सेक्टर में एंटर किया है। रिन्यूएबल सेक्टर को जो वायर वगैरह चाहिए होता है, रिन्यूएबल वाले सोलर केबल, वो ये प्रोवाइड करने का काम कर रही है। यहाँ पे मैंने मार्केट कैप वाइज नहीं सर्च किया है, प्रोडक्ट वाइज सर्च किया है, और कंपनी ने भी रिसेंटली कौन से प्रोडक्ट को इनोवेटिव किया है, मार्केट को गैप देख के कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट की यहाँ पे कमी है, उसको फुलफिल कर रही है। तो डायनेमिक केबल सोलर केबल में भी एंटर कर चुकी है, और इसीलिए आप देखोगे कि इस कंपनी ने जो इन्वेस्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इसको लेके सेंटीमेंट पॉजिटिव हो गया था। तो साल भर में आप देखेंगे 5 साल में भी अगर आप देखेंगे तो 3000% का रिटर्न, और स्टॉक कहाँ पे है, अपने पीक पे देखने को मिल रहा है। कोई मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ इसमें काम नहीं कर रहा है। 6 महीने में कितना 68% का रिटर्न इसने भी बना के दिया हुआ, और यही चीज़ अगर आप एफएल का भी देखोगे तो 6 महीने में 33% का रिटर्न है। मार्केट में ऐसी भी कंपनीज हैं 1 महीने में 5% का रिटर्न है। तो ये कंपनी 2000 करोड़ की है, और एक बहुत अच्छे इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, केबल इंडस्ट्री से, और हर एक जगह इसका भी प्रोडक्ट जाना स्टार्ट हो चुका है। तो ज़रूर इस कंपनी को हमें नोट डाउन करना है। अभी टॉप पे है, नोट डाउन कीजिए। इन फ्यूचर 10 से 20% का अगर एक करेक्शन होता है तो स्टडी करने के लिए वहाँ पे कन्विक्शन बढ़ सकता है कि कंपनी अभी गिरी हुई है। कभी भी याद रखना, शेयर्स में अगर आप पैसा लगाते हो तो जब शेयर्स गिरते हैं तो उधर बिल्कुल भी डरने का नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही तो है, लेकिन उसके आगे एक और लाइन लिखते हैं कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मार्केट क्या है, मार्केट ही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले भी तो यही बाय कर रहे हैं।
तो मेन चीज़ ये है कि शेयर बाज़ार में शेयर्स तो गिरेंगे ही गिरेंगे, ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कि शेयर सिर्फ ऊपर जाते हैं, तो गिरने पे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्टर की अगर मैं बात करूँ वो है डिफेंस। डिफेंस सेक्टर को लेके, डिफेंस इम्पॉर्टेंट है सबके लिए, और सरकार का सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन होता है वो अभी डिफेंस में ही हो चुका है। अभी यूनियन बजट में 12 से 13% का जो बजट है, टोटल बजट का जो 13% बजट वो सिर्फ डिफेंस में गया है। और इसमें अगर आप देखोगे तो 4 से 5% हाइयर है लास्ट ईयर से, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो डिफेंस का जो मार्केट है वो दोस्तों वो ऊपर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी की बात है, आपकी सेफ्टी की बात है। अगर आप डिफेंस को स्ट्रांग नहीं बनाओगे तो आप रहोगे कहाँ पे, आपका इलाका ही नहीं बचेगा। कहने का मतलब ऐसा है। तो डिफेंस एक एक नेशनल सिक्योरिटी वाली बात है, इसीलिए यहाँ पे डिफेंस का बजट कंटिन्यू बढ़ता रहता है। और ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू फोकस रहने वाला है। तो मैंने यहाँ पे दो टाइप की, मतलब 2 in 1 कंपनी सेलेक्ट किया है। एमटार एमटार अभी रिसेंटली क्या कर रही है, ये एरोस्पेस में बहुत तेज़ी से इसका फोकस है, प्लस ये जो डिफेंस है उसमें भी कंपनी काम कर रही है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। एमटार को हम लोग क्लीन एनर्जी से रिलेट करते हैं ना। अभी देखिए, एरोस्पेस में कंपनी ने 17 करोड़ का माल डिलीवर किया है एक एमएनसी एरोस्पेस कंपनी को। एक्सपेक्टेड कर रही है कि 45 करोड़ का और नेक्स्ट ऑर्डर ये डिलीवर कर देगी हाफ ईयरली इसी साल के हाफ में। और एंटिसिपेट कर रही है कि 45% तक का रेवेन्यूज़ का इंक्रीज़ होने वाला है आने से 3 से 4 सालों में, सिर्फ एरोस्पेस में। साथ ही साथ ये कंपनी स्पेस सेक्टर में भी कंटिन्यू अपना फोकस बनाए हुई है। और यहाँ पे इसने 16 करोड़ का माल जो है इसरो को सप्लाई किया था अभी हाफ ईयरली में। और कंपनी प्रोजेक्ट कर रही है कि हाफ ईयरली इसी साल के हाफ के बाद 25 करोड़ का माल और ये सप्लाई करने वाली है। ऑर्डर बुक लगभग 150 करोड़ का इसका है, सिर्फ स्पेस सेक्टर से रिलेटेड। और डिफेंस में भी कंपनी ने बताया कि 2025 के हाफ ईयरली में 8 करोड़ का रेवेन्यू इसको यहाँ से आ चुका है। एस्टिमेट कर रही है कि 20 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ से हो जाएगा। और कुछ सिक्योर इसके ऑर्डर्स इसने अपने पास कर लिए हैं, और जिसमें 15 करोड़ की वर्थ यहाँ पे बताई जा रही है। तो आप समझ रहे हो किस तरीके से अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है। थोड़ा रिस्की है, लेकिन विज़न इसका मुझे थोड़ा सही लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ इस कंपनी को। और ये कंपनी भी आप देखोगे कोई खास रिटर्न नहीं है, गिरा हुआ स्टॉक है, 5 साल में भी बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं है, लेकिन बाउंस बैक कब करेगा ये किसी को पता नहीं है। और ये स्टॉक अभी ऊपर से गिरा हुआ भी है, 40% डाउन है। जरूर अपनी तरफ से स्टडी कीजिए, फिर ही आगे बढ़िए। मेरे हिसाब से कंपनी ठीक है, मैंने इसलिए यहाँ पे इसको कंपनी को कवर किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्टर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है वो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस, जिसको ईएमएस के नाम से हम लोग जानते हैं। अभी ये सेक्टर भी बूम पकड़ा हुआ है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग डिज़ाइनिंग पे काम कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चर भी करना स्टार्ट कर चुके हैं, टेस्टिंग करना भी स्टार्ट कर चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना भी स्टार्ट कर चुके हैं। एंड सामने वाले के लिए, जैसे कि अगर एलजी है या सैमसंग है, उसके ओरिजिनल इक्विपमेंट बना के सप्लाई करना भी स्टार्ट कर चुके हैं। ये मार्केट बूम पकड़ा हुआ है। और यहाँ पे एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग कंपनी है केन्स, ये बिल्कुल डिक्सॉन को फॉलो कर रही है। 7,000 रुपीज़ पे इसका प्राइस पहुँच चुका है। आप स्पीड देखिए, 6 महीने में 80% की ग्रोथ आ चुकी है, साल भर में 171% की ग्रोथ आ चुकी है। आप लोग को लग रहा होगा मैं आज कवर कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पुराने सब्सक्राइबर को अच्छे से पता है कि इस कंपनी को किस तरीके से हमने स्टडी किया हुआ है। कहने का मतलब आपके पोर्टफोलियो में कोई कंपनी बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही होगी तो कुछ ऐसा भी होगा, सारी उंगलियां बराबर नहीं है ना, तो ऐसा ही होता है। कोई कंपनी बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है, कुछ कंपनी ऐसे चलती है, तो इसको भी ज़रूर आपको ध्यान देना होगा। इसका फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा है। ईएमएस सेक्टर में कंटिन्यू नए नए कंपनीज़ को ऑनबोर्ड कर रही है, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ, नए नए टेक्नोलॉजी के साथ ये कंपनी काम कर रही है। ओईएम बनाने से रिलेटेड, ईएमएस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बहुत अच्छा इसका कामकाज है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है और अच्छे परसेंटेज के साथ ये कंपनी ग्रो कर रही है। ये कंपनी भी टॉप पे है। करेक्शन पे वेट कीजिए, करेक्शन पे इस कंपनी को आपको ध्यान देना होगा। बीच में ऐसा मिलेगा, ये वाला टाइम मिलेगा आपको, या तो ऐसा टाइम मिलेगा जो एक ही प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा। मैंने आपको समझा है कि एक ही प्राइस रेंज का मतलब ये होता है कि यहाँ पे सेलर नहीं है, वहाँ पे सेलर नहीं है क्योंकि उनको कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंट है, और बायर इसलिए नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि कंपनी बहुत टॉप पे है। तो गिरेगा कब? जब तक कंपनी के नंबर ख़राब ना आए, कुछ मैनेजमेंट को लेके कोई न्यूज़ ना आ जाए। तो ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा है, सब कुछ तो ठीक चल रहा है इस कंपनी में, इसलिए गिरा नहीं और कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। तो वेट कीजिए, 10 से 15% करेक्ट होता है, फिर स्टडी करने के लिए एक अच्छा मौका मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी जो है दोस्तों, सुपरमार्केट से बिलोंग करती है। हमारे जितने भी नेसेसरी वाले आइटम हैं आपको सुपरमार्केट से ही मिलेगा। मतलब वैसे तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो, लेकिन सुपरमार्केट वाला मार्केट ऐसा समझिए कि आपको ये यहाँ पे A to Z सारे आइटम आपको मिल सकते हैं। और यहाँ पे आपको लगेगा नहीं कि ये कंपनी है अच्छी कि नहीं है, बट
डी मार्ट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ये कंपनी सुपर मार्केट में नंबर 1 कंपनी है इंडिया में। अभी तक इस कंपनी ने पैन इंडिया अपना स्टोर ओपन नहीं किया है। ठीक है, अभी बहुत सारे ऐसे स्टेट बाकी जहाँ पे इसके स्टोर ओपन होने बाकी हैं। यूपी एक बहुत बड़ा इसका मार्केट है। इन फ्यूचर हम लोगों को उससे रिलेटेड भी कुछ गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगा, क्योंकि यूपी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा ईस्ट बेल्ट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे इसने अभी तक प्रेजेंस नहीं किया है, तो कोलकाता जैसे शहर में डाल सकती है। और भी बहुत सारे एरियाज़ में इसके पास गैप है। और आप देखोगे धीरे धीरे जब ये कंपनी आई थी ना 2014, 15, 16 में, तो तब 1 या 2 स्टोर मुंबई से इसने ओपन किया था। और आज ये कंपनी 250 स्टोर के आसपास पहुंचने वाली है। कहीं पे भी स्टोर में कमी नहीं है। गिर रही है, लोग सोच रहे हैं कि कंपनी में ग्रोथ नहीं है। ये कब बाउंस बैक दिखाएगी आप लोग सरप्राइज हो जाओगे। कंपनी का वैल्यूएशन ऑल टाइम लो पे चला गया। 86 के वैल्यूएशन पे कंपनी चली गई है। नॉर्मल 100 से ऊपर चलता था 3 डिजिट में, 86 के वैल्यूएशन पे, बिकॉज अर्निंग उस हिसाब से नहीं है। साल भर में कोई ग्रोथ नहीं है। 5 साल में 100% से ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाई है। 85% का रिटर्न है। बट ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें इन्वेस्टमेंट लोगों के करोड़ों में इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें ऐसा वैसा नहीं समझिए कि बहुत छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट के साथ इन्वेस्टर हैं इसमें, नहीं, बहुत बड़े लेवल पे इसमें इन्वेस्टमेंट है। अभी लोगों का टेस्टिंग हो रहा है, जो निकल रहे हैं निकल जाएंगे, जो इसको होल्ड करेंगे वो रिवॉर्ड पाएंगे। तो ये कंपनी भी एक पोर्टफोलियो वाली कंपनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी की 24,000 करोड़ की सेल आज 50,000 करोड़ की है। मतलब सेल 100% से ग्रो कर चुकी है 5 साल में। ठीक है, प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे 1300 करोड़ का प्रॉफिट 2500 करोड़ का हो चुका है। 90% से ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे है। तो उसी स्पीड को तो फॉलो कर रही है। 100% का आपको 5 साल का रिटर्न चाहिए, तो स्पीड वैसा ही चल रहा है। जैसा कंपनी का प्रॉफिट में ग्रोथ है वैसी कंपनी के शेयर में ग्रोथ है, और ये ऐसे ही ग्रो करेगा। इसमें इन्वेस्टमेंट ये नहीं सोचना है कि बहुत फास्ट मिलेगा, नहीं, ये बहुत स्लो रिटर्न वाली कंपनी है। और मैं इसको ऑलवेज ये बोलता हूँ कि एक रिस्क फ्री कंपनी है, जिसको हम लोग स्टडी करने के लिए, लॉन्ग टर्म स्टडी करने के लिए ध्यान दे सकते हैं।